नमस्कार, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मिड हिस्ट्री में कवर्धा के फनी नाग वंश के शासकों का इतिहास आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कवर्धा के फनी नाग वंश के शासकों का शासनकाल 11वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। शासनकाल इनका कब से कब है? 11वीं 12वीं शताब्दी। शासन क्षेत्र को देखते हैं तो कबीरधाम जिला के अंतर्गत इस वंश के शासकों ने शासन किए। शासन क्षेत्र इसका कौन सा है? कवर्धा जिला। कवर्धा जिला क्षेत्र में ही फनी नाग वंश के शासक जो है सत्ता को संचालित किए थे। संस्थापक देखते हैं तो इस वंश का संस्थापक अहिराज को माना जाता है। कवर्धा के फनी नाग वंश के शासकों का जो संस्थापक किसे माना जाता है? तो अहिराज को माना जाता है। अब देखते हैं अंतिम शासक। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन है? मोर्निंग देव। मोर्निंग देव को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। किसे अंतिम शासक माना जाता है? मोर्निंग देव को माना जाता है, जिसे रायपुर के कलचुरी वंश के शासक रामचंद्र देव ने पराजित किया और सदा के लिए कवर्धा के फनी नाग वंश की सत्ता को समाप्त कर दी। इस प्रकार से मोर्निंग देव जो है इस वंश का अंतिम शासक। समकालीन देखते हैं तो कलचुरियों के समकालीन थे। कलचुरी वंश छत्तीसगढ़ की प्रमुख राजवंश थी, जिनके समकालीन थे कवर्धा के फनी नाग वंश। अधीनता देखते हैं तो इन्हीं की अधीनता को स्वीकार करते थे। कलचुरियों के अधिक ये मांडलिक या सामंत के रूप में शासन करते थे। मांडलिक या सामंत के रूप में उनकी अधीनता में ही शासन को संचालित किए थे। तो फनी नाग वंश कोई बड़ा डायनेस्टी या राजवंश नहीं था। कलचुरियों के अधीन ये अपने सत्ता को संचालित किए थे और इस बात का प्रमाण जो है हमको अभिलेखों से मिलता है। इन्होंने अपना स्वयं का कोई संवत चलाया नहीं था, ये अपना कोई संवत जारी नहीं किए थे। फनी नाग वंश से संबंधित जो भी हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिला है उसमें हमको कलचुरी संवत का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। किस संवत का प्रयोग करते थे? तो इस वंश के शासक जो है कलचुरी संवत का प्रयोग करते थे। इस बात को अच्छे से समझना है। किसको समझना है? संवत को। कवर्धा के फनी नाग वंश के शासक जो है किस प्रकार के संवत प्रयोग करते थे? तो इनका स्वयं का संवत नहीं था, ये लोग अपने अभिलेखों में कलचुरी संवत का ही प्रयोग किया है, जो इस बात का संकेत देता है कि ये अधीनस्थ शासक थे, मांडलिक के रूप में शासन करते थे। पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं तो इस वंश की 3 प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य अभी तक ज्ञात हुए हैं, जिनमें एक है छपरी के प्रतिमा लेख। छपरी के प्रतिमा लेख। छपरी का जो प्रतिमा लेख है, छपरी के नजदीक चौरा गांव, जहां प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर है, जिसे इस वंश के शासक गोपाल देव और उनके सहयोग लक्ष्मण देव राय ने बनवाए थे। तो उसी के प्रांगण में एक प्रतिमा है जिसमें लेख लिखा हुआ है, लेख उत्कीर्ण है, जिसमें कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है, जिससे हमको इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा जो प्रमुख है मंडवा महल अभिलेख। मंडवा महल अभिलेख जो इस वंश का सबसे प्रमुख अभिलेख है। फनी नाग वंश के कवर्धा का प्रमुख अभिलेख किसे माना जाता है? मंडवा महल अभिलेख। क्यों? क्योंकि इस अभिलेख में फनी नाग वंश के शासकों का उल्लेख है, एक क्रमबद्ध में उल्लेख है, प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी मिलता है मंडवा महल अभिलेख से। इसलिए कवर्धा के फनी नाग वंश के शासकों का ये प्रमुख अभिलेख माना जाता है। तीसरा है बाद में खुदाई हुई है पचराही। पचराही जो कवर्धा जिला के अंतर्गत आने वाला एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल से खुदाई से हमको फनी नाग वंश के शासकों के इतिहास से संबंधित जानकारी प्राप्त हुआ है। तो पचराही वह स्थान है जहां से हमको कवर्धा के फनी नाग वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलता है।
पूरा ये है पुरातात्विक साक्ष्य। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मेरा प्रयास है क्लास के अंतर्गत ही आपको अधिक से अधिक लगभग 50% कंटेंट जो है यूं ही याद करा दूंगा, प्रयास है। तो सबसे पहले देखते हैं कवर्धा क्षेत्र। शासनकाल जो है इनका 11वीं-12वीं शताब्दी। संस्थापक कौन है? अहिराज। अहिराज को इस वंश का संस्थापक। अंतिम शासक है मोनिंग देव, और मोनिंग देव को किसने पराजित किया था? रायपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र देव ने पराजित किए थे। ये कलचुरियों के समकालीन थे, मांडलिक या सामंत के रूप में शासन करते थे। कलचुरी संवत का प्रयोग करते थे। किस प्रकार का संवत का प्रयोग करते थे? कलचुरी संवत। इनसे संबंधित 3 पुरातात्विक साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। एक है छपरी का प्रतिमा लेख, दूसरा है मंडवा महल अभिलेख, और तीसरा है पचराही। अब आगे देखते हैं इस वंश के प्रमुख शासकों से संबंधित जानकारी, जिसके अंतर्गत पहला शासक है अहिराज। अहिराज को कवर्धा का फनी नाग वंश के संस्थापक कहते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके, पहले हेडलाइन में हमने खुद पढ़ा कि अहिराज जो है इस वंश का क्या है? संस्थापक है। संस्थापक, इस वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? अहिराज। इसके बाद दूसरा प्रमुख शासक है इस वंश का गोपाल देव। गोपाल देव को कवर्धा के फनी नाग वंश से संबंधित प्रमुख शासक माना जाता है। आइए इनसे संबंधित जानकारी के स्रोत में हम देखते हैं इनका प्रमुख अभिलेख। अभिलेख के अंतर्गत गोपाल देव से संबंधित हमको 2 अभिलेखों से जानकारी मिलता है, जिसमें पहला है छपरी के प्रतिमा अभिलेख। छपरी के जो प्रतिमा अभिलेख है वो भोरम देव मंदिर के अंतर्गत स्थित है। भोरम देव के प्रांगण में छपरी के प्रतिमा अभिलेख मौजूद है। इस अभिलेख में हमें गोपाल देव और उसकी सहयोगी लक्ष्मण देव राय के बारे में जानकारी मिलता है, जिसके अनुसार से कवर्धा के जो प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर का निर्माण गोपाल देव के शासन काल में उनकी सहयोगी लक्ष्मण देव राय के द्वारा निर्मित हुआ है। ये छपरी के प्रतिमा अभिलेख से प्राप्त होता है। दूसरा है मंडवा महल अभिलेख। यह अभिलेख इस वंश के शासक रामचंद्र देव राय का है, और रामचंद्र देव के राय ने ही इस अभिलेख को खुदवाया था, जिसमें इस वंश के वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। लगभग 24 से अधिक राजाओं का नाम इस अभिलेख में वर्णन है, जिसमें गोपाल देव का नाम भी अंकित है। इसलिए गोपाल देव से संबंधित हमारे पास 2 पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, जिससे उनकी जानकारी मिलता है। एक है छपरी का प्रतिमा अभिलेख, जिसमें भोरम देव मंदिर के निर्माण के संदर्भ में जानकारी है, और इन दोनों में जो संवत प्रयोग हुआ है दोनों अभिलेख में, वह कौन सा संवत प्रयोग हुआ है? कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है। समकालीन शासक देखते हैं तो गोपाल देव के जो समकालीन शासक है वो रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वी देव प्रथम है। पृथ्वी देव प्रथम जो है कवर्धा के फनी नाग वंश के शासक के समकालीन माने जाते। ये भी प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि फनी नाग वंश के शासक गोपाल देव के समकालीन कलचुरी वंश के, रतनपुर के कलचुरी वंश का कौन सा शासक समकालीन है? तो पृथ्वी देव जो है इनके समकालीन शासक माने जाते हैं। निर्माण में देखते हैं तो इनके शासन काल का जो प्रमुख निर्माण है वो भोरम देव मंदिर है। भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर जो है कवर्धा जिला में बना है, क्योंकि शासन क्षेत्र वहीं था। छपरी के निकट चौरा गांव में यह मंदिर है। छपरी के निकट चौरा गांव, छपरी गांव के निकट जो है चौरा गांव है, वहीं भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है। निर्माण में जो लिखा हुआ है वो शासन का सदी लिखा हुआ है वो 1079 ईस्वी में, अर्थात 11वीं शताब्दी में। प्रश्न छत्तीसगढ़ पीएससी पूछ चुका है कि कौन से शताब्दी में भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ है, तो 11वीं शताब्दी
अगर तिथि को देखा जाए, कलचुरी संवत का आकलन किया जाए तो 1079 संवत में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ है चौरा गांव में, छपरी के निकट गांव चौरा गांव में इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर की शैली को देखते हैं तो नागर चंदेल शैली में बना हुआ है। नागर चंदेल शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। भोरमदेव का मंदिर जो है प्रसिद्ध मूर्ति कला और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें खजुराहो के मंदिर के समान कलाकृति उकेरी गई है। मैथुन मुद्राओं से संबंधित मूर्तियां वहां निर्मित है। इसीलिए इसकी तुलना खजुराहो की प्रसिद्ध मंदिर जो मध्य प्रदेश में है उनसे तुलना करते हैं और इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। किसे कहते हैं? भोरमदेव मंदिर को। भोरमदेव मंदिर जो है आदिवासियों की कुल देवता भोरमदेव से संबंधित है। मूलतः भोरमदेव जो है शिव का ही प्राचीन नाम है जो आदिवासियों की कुल देवता हुआ करते हैं। इसके बाद देखते हैं इस वंश का अगला शासक है यशोराज देव। यशोराज देव से संबंधित भी प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है और इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है, इनका भी प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है। तो इस वंश का यह दूसरा शासक है जिससे संबंधित प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है। यशोराज देव का भी फनी नागवंश के शासकों में प्रतिमा लेख मौजूद है। इसके बाद इस वंश का जो अगला जो प्रमुख शासक है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव का जो प्रमुख अभिलेख है वह है मंडवा महल अभिलेख। मंडवा महल अभिलेख, इस अभिलेख में जानकारी मिलता है कि यह अभिलेख कब का है तो 1349 ईस्वी का यह अभिलेख है, मंडवा महल अभिलेख, जिसमें रामचंद्र देव के बारे में जानकारी मिलता है। साथ ही साथ इस वंश के कई राजाओं का नाम उसमें लगभग 24 से अधिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण है। किस महल के अभिलेख में? मंडवा महल अभिलेख। और ये अभिलेख किस शासक से संबंधित है? रामचंद्र देव से संबंधित अभिलेख माना जाता है। इसका विवाह जो है कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ है और इसका विवाह जो है इसी मंडवा महल में हुआ था। विवाह के उपलक्ष्य में विवाह इसी मंडवा महल में हुआ था, इसलिए इस महल को मंडवा महल या मड़वा महल, छत्तीसगढ़ में हम लोग मड़वा कहते हैं तो उसी के नाम पर ये मंडवा महल है, उसी का अपभ्रंश है मंडवा महल। मड़वा जेकर शादी होते तो गड़ाए जाते छत्तीसगढ़ी हम लोग जानते, तो मड़वा महल मतलब राजा रानी का विवाह के लिए एक पुरातात्विक स्ट्रक्चर ढांचा खड़ा किया गया था जहां पर इनका विवाह हुआ था। किनका विवाह हुआ था? रामचंद्र देव और कलचुरी राजकुमारी। एक किस वंश की राजकुमारी है? कलचुरी राजवंश की राजकुमारी है और इस राजकुमारी से, कलचुरी वंश के राजकुमारी से इस मंडवा महल में रामचंद्र देव के साथ विवाह हुआ था, जो इस विवाह का साक्ष्य है। दोनों के बीच विवाह निर्माण के रूप में देखते हैं तो मंडवा महल है। मंडवा महल का निर्माण किसने किया है? इन्होंने ही, रामचंद्र में। इसके अलावा वहीं पर कुछ दूर पर छेरकी महल का भी निर्माण रामचंद्र देव के द्वारा माना जाता है। तो इनसे संबंधित दो पुरातात्विक स्थापत्य है, एक मंडवा महल और दूसरा है छेरकी महल। तो छेरकी महल का भी निर्माण रामचंद्र देव के शासनकाल में भी हुआ है। अब इस वंश का हम अंतिम शासक देखते हैं मोनिंग देव। मोनिंग देव जो है कवर्धा के फनी नाग वंश के शासकों का अंतिम शासक माना जाता है। रायपुर के कलचुरी शासक रामचंद्र देव राय ने
इसे पराजित करके कवर्धा के फनी नागवंश की सत्ता को समाप्त कर दिया। उसमें रामचंद्र देव के अभिलेख से पता चलता है, जानकारी मिलता है कि उन्होंने किसी नलवंशी शासक मोनिंग देव राय को पराजित किए हैं। इतिहासकार इसका समीकरण कवर्धा के अंतिम शासक मोनिंग देव से करते हैं। मोनिंग देव को पराजित करके ही कलचुरी वंश की सत्ता जो है कवर्धा क्षेत्र में स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी हो गई। एक बार फिर से हम इस पेज को देखते हैं। यशोराज देव जो है दूसरा शासक है जिनकी प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है। तो पहला शासक है गोपाल देव, दूसरा शासक है यशोराज देव जिनका प्रतिमा लेख हमको प्राप्त हुआ है। इसके बाद रामचंद्र देव, तो रामचंद्र देव से संबंधित हमको कहां से प्राप्त हुआ है? मंडवा महल अभिलेख 1349 से। इसके बाद है अंबिका देवी जो कलचुरी वंश का राजकुमारी से शादी किया है। किसने? रामचंद्र देव। निर्माण के अंतर्गत तो मंडवा महल का निर्माण और छेरकी महल का निर्माण, ये दोनों महल जो है शिव मंदिर, यहां पर शिवलिंग स्थापित है, भोरम देव में भी शिवलिंग स्थापित है। तो इस प्रकार से फनी नागवंश के शासक के जो मंदिर है उसमें मूलतः शिवलिंग उपस्थित है, स्वयं मंदिर से संबंधित है। अंतिम शासक है रामचंद्र देव राय। अंतिम शासक कौन है? मोनिंग देव है। मोनिंग देव को किसने पराजित किया है? रामचंद्र देव ने पराजित किया है, जो रायपुर के कलचुरी वंश के शासक थे। जो स्थापत्य के अंतर्गत देखते हैं कवर्धा महल। कवर्धा महल का निर्माण करता धर्मराज सिंह, राजा धर्मराज सिंह ने कवर्धा के महल का निर्माण किए हैं। और इनका जो प्रमुख गेट है, जो प्रथम गेट है, उसको हाथी गेट के नाम से जानते हैं। तो हाथी गेट कहाँ है, ये भी प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो कवर्धा के जो महल है जिसकी निर्माण धर्मराज सिंह ने किए हैं, उनका जो प्रमुख पहला गेट है उसको हाथी गेट के नाम से जानते हैं, जिससे संबंधित प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया। एक गज किला है, गज किला रतनपुर के अंतर्गत आता है। तो रतनपुर के कलचुरी शासकों ने गज किला का निर्माण किया था, तो अलग चीज है। और ये हाथी गेट किससे संबंधित है? तो कवर्धा का महल से संबंधित है, जिसका निर्माण कवर्धा के शासक धर्मराज सिंह ने किए हैं। तो ये आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो कांकेर का सोमवंश होगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।